हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था बेटा? विथ स्लाइड नंबर फिनिश्ड 45। 5। यहाँ तक बेटा कोई इशू, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर. ओके ओके. So we'll wait for the other students to join. Okay. Akshay has also joined. Okay. We'll start in 2 minutes. आपकी और किस किस सब्जेक्ट की भी क्लास चल रही है? यस आलिया? अभी एपिडेमियोलॉजी के अलावा भी और कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही है अभी आपको बच्चों? सर आज आईटी की हुई है फर्स्ट क्लास। आईटी की किन्होंने ली है क्लास? सुमन मैम ने? सुमन मैम ने। ओके ठीक है. समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आ रहे थे? यस सर। ओके ओके ओके. तो इस शुड भी मैम सुशील सर इन सब के भी क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई? हाँ नो चलो अभी सर। क्या उनका शुरू होगा. ओके ओके. कैन वी स्टार्ट और शुड वी वेट मोर? सर प्लीज स्टार्ट। Okay. Okay, fine. So let's begin. So let the other student join in between. Okay. So yes, Abdul, morbidity से क्या समझते हैं बच्चे बेटा आप? What do you understand from morbidity? Mortality में और morbidity में क्या फर्क है? सर मॉर्टेलिटी तो डेथ से रिलेटेड हो गया और Okay. मॉर्बिडिटी डिजीज से। डिजीज से? तो डिजीज से क्या? सर What do मतलब you understand? डिजीज होने का रेट। डिजीज होने का रेट. यस ओके सर। ओके ठीक है ठीक है. यस आलिया, you'd like to add something on it? Yes. No, sir. Okay. अक्षय, morbidity को किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं आप? Can you explain more? Okay. So see, morbidity are the rates that are used to quantify. देखिए हम ये इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं आपको? देखिए अल्टीमेटली मुझे पता है, हाँ हमारी क्लास बहुत अच्छी है. अब बहुत की क्या डेफिनेशन है ना? बहुत को डिफाइन करना बहुत जरूरी है. अच्छा खाना कैसा था? बहुत अच्छा था. अब बहुत को कैसे आप बताएंगे? तो नेचुरली हर चीज को अगर आप क्वांटिफाई कर पाते हैं, अगर आप इमोशंस को क्वांटिफाई कर पाते हैं, अगर आप स्वाद को क्वांटिफाई कर पाते हैं, अगर आप डिजीज के होने को क्वांटिफाई कर पाते हैं, तो होता क्या है कि इससे आपको अपने टारगेट्स को सेट करने में और उनको मीट्स करने में आसानी होगी. यस एग्री और डिसएग्री? Agree, sir. ओके. सो हम कोई भी बीमारी ले लीजिए, वेदर यू टॉक अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, अगर हम बोलेंगे अच्छा स्टेट वाइज ले लीजिए, आज इंडिया में 29 राज्य हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज है, तो हम बोलेंगे अच्छा बताइए उत्तर प्रदेश में किस दर से ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, उसका फैल कितना जल्दी रहा है. देखिए डेथ तो बात की बात है, बट पहले डिजीज होगी तभी ना उसके बाद में डेथ होगी. या तो डिजीज के दो आउटकम हो सकते हैं, या तो डिजीज ठीक हो जाएगी या आदमी बीमार होके ठीक हो गया, या उसका बीमार होने के बाद में उसकी डिजीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गई और वर्स्ट कंडीशन में चला गया बंदा, या उसकी डेथ हो गई, या फिर वो बंदा ठीक हो गया पर उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई. राइट? यही 4 तरीके के आउटकम्स हो सकते हैं किसी भी आदमी में. एग्री? यस सर. ओके. तो इसमें क्या होता है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं, हम इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कोविड हुआ, हमने कहा अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में किस रफ्तार से कोविड फैल रहा था
और मुंबई में किस रफ्तार से कोविड फैल रहा था, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों ही महानगर हैं, दोनों में ही आबादी बहुत है, दोनों में ही आपकी लेबर क्लास बहुत है। तो हम अगर ये देखना चाहते तो हमने कहा कि डिजीज फैलने की जो रफ्तार है, तो हम कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसको हम बेसिकली मॉर्बिडिटी रेट बोलेंगे। ठीक है, तो जब हम कोई भी डिजीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हम मॉर्बिडिटी रेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसी को ही हम बोलते हैं कि मॉर्बिडिटी रेट्स आर दोज रेट्स विच आर यूज्ड टू क्वांटिफाई द मैग्नीट्यूड, उसका दायरा कितना ज्यादा था, ठीक है, उसका फैलाव कितना था, और फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। अब मान लीजिए कि सुबह शाम तक देखा था तो आपने कहा जी 10 लोगों को कोविड था, रात तक आते आते 200 लोग कोविड हो गए, तो मतलब फैल बहुत तेजी के साथ में रहा है ना। तो इसको मॉर्बिडिटी की टर्म्स में नापेंगे। तो मॉर्बिडिटी को बहुत दो कॉमनेस्ट जो मॉर्बिडिटी रेट्स नापने के तरीके होते हैं, वन इज योर इंसिडेंस रेट। ओके, इंसिडेंस रेट इज आल्सो नोन एज, इंसिडेंस को हम फर्दर हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंस या इंसिडेंस डेंसिटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और सेकेंड इज द प्रिवलेंस। सो प्रिवलेंस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डिजीज है उसमें कितने ओवरऑल कितने लोग हैं जिनको ये बीमारी है, और इंसिडेंस रेट के अंदर नए लोग कितने बीमार होके इस कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। ओके, सो ये दोनों डिफरेंस होते हैं जब हम किसी भी डिजीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, किसी भी राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में, एरिया में, गली में, ओके, सेक्टर में। तो we will use these two parameters which are basically telling about the morbidity rate, and morbidity rate we basically know about, okay, by knowing the incidence and the prevalence rate. Is it clear to everyone? So incidence maybe we use two methods. One is a period prevalence, other is a point prevalence. What is period prevalence? I'll come to later to this part, but first you should know that we are using morbidity rates to know the magnitude and the frequency of the disease which is happening in a particular area. And for this we use two methods. One is the incidence rate. Incidence rate can be further elaborated into cumulative incidence and incidence density, whereas the prevalence rate we can know it by the various terminologies by period prevalence and point prevalence. Is this clear? Any doubt in this? Yes, Alia, is it clear? Yes, sir. Okay. अक्षय समझ आया यहाँ तक? कोई चीज नहीं समझ आई हो अभी तक? ओके, सो इंसिडेंस रेट, तो मैंने आपको कहा यहाँ पे भी दो चीजें हैं, इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। सो इंसिडेंस रेट को समझते हैं। इंसिडेंस द proportion of a population that develops, okay, the proportion of the population that develops a disease over time. Now this is very important. Okay, the risk or the probability of an individual developing a disease over time. तो जो नए केसेस जो आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसको हम बेसिकली इंसिडेंस रेट बोलेंगे। द रैपिडिटी विच न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज डेवलप ओवर टाइम। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई शाम तक, कल तक 2 केस थे, रात तक होते होते 20 केस हो गए, तो मतलब 2 से 20 10 टाइम्स ये तेजी से फैल रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो नए केसेस आ रहे हैं उस कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं, तो उसको हम इंसिडेंस रेट के अंदर हम गिनेंगे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ में नए केस, ऑलरेडी एग्जिस्टेंट केसेस में नए केसेस शुमार हो रहे हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रेट। इट इज द रैपिडिटी कितने फास्ट तरीके से नए केसेस जो हो रहे हैं वो डेवलप हो रहे हैं ओवर टाइम। ओके, पिछले 24 घंटे में, पिछले 6 घंटे में, पिछले 10 घंटे में, पिछले 12 घंटे में। तो इस तरीके से हम उसको देख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो दिस इज बेसिकली योर this thing, incidence rate. So इससे हम इंसिडेंस रेट समझते हैं। तो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस मैंने कहा, तो क्यूमुलेटिव इंसिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे मैंने कहा, अच्छा मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि जैसे कोविड बहुत फैला, तो हमने कहा यार बहुत, अभी तो बहुत लोगों को नहीं है, पर हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि पिछले 3 दिन में कितने लोगों को कोविड हुआ। तो मैंने एक पीरियड स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है,
कि पिछले 3 दिन में, तो पिछले 3 दिन में अगर मान लो कि हम दिल्ली का हम नक्शा ले लें, तो हमने कहा नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। तो हमने कहा चलो हम ये देखते हैं साउथ दिल्ली में लाजपत नगर, एम्स का इलाका हो गया, ठीक है, फिर ये इधर बदरपुर बॉर्डर का इलाका हो गया। इसको हमने कहा चलो हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ दिल्ली से। हमने कहा चलो करकट, ये आपका जितना भी ये वाला एरिया है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला एरिया है ना, तो हमने कहा चलो इनसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे कितने हुए। तो पॉपुलेशन, तो इट इज द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो पीरियड हमने डिफाइन कर दिया, हमने कहा भाई आप हमको ये बताइए कि पिछले 3 दिन के अंदर इतने से इतने तक कितने नए केसेस आए, सेकेंड डिवाइडेड बाई द पॉपुलेशन एट रिस्क इन दी सेम पीरियड। अब रिस्क तो सभी को ही हो सकता है कोविड से, मतलब बूढ़ों को भी हो सकता है, यंग को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। तो आपने कहा कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क इन द सेम पीरियड। ओवरऑल कितने लोग रिस्क में थे और एक्चुअली में कितने लोगों को वो बीमारी हुई, इसको हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? आलिया समझ आया बेटा ये? हाँ जी सर। ओके, यस अक्षय समझ आया बेटा आपको? Yes, व्हाट इज sir. क्यूमुलेटिव इंसिडेंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। अब्दुल आपको समझ आ गया बेटा? यस सर, आगे। तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या होते हैं इन मेजरिंग द इंसिडेंस रेट? चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा पॉपुलेशन जिसको रिस्क है और जिसको एक्चुअली बीमारी हो गई, तो आपको नेचुरली आप किसको बोलेंगे कि ये ज्यादा रिस्क वाला है? तो हमने कहा चलो वो आदमी है जो लोग हॉस्पिटल में, तो कोविड के टाइम पे हमने बोल दिया जो आदमी जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तो हमने देखा कि भाई नॉर्थ दिल्ली में कितने हॉस्पिटल के लोगों को, डॉक्टर्स को कोविड हो गया, या नर्सेस को हो गया कोविड, या पैरामेडिक्स को कोविड हो गया, एज कंपेयर टू दी नॉर्थ दिल्ली की पॉपुलेशन को आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा पॉपुलेशन। आपने कहा कि क्योंकि ये डॉक्टर्स थे, क्योंकि ये हेल्थ केयर स्टाफ था, और क्योंकि ये कोविड मरीजों के कांटेक्ट में आ रहे थे, तो नेचुरली इनकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। दूसरे केसेस में आपने एरिया वाइज आपने बुजुर्गों का डेटा ले लिया, आपने कहा कितने कितने बुजुर्गों को कोविड हो गया एज कंपेयर टू बुजुर्ग अदर एरिया। ओके, तो ये एक दूसरा। तो बेसिकली प्रैक्टिकल चैलेंजेस में ये है कि आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कितना इजी है उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरा, पॉपुलेशन इज नॉट स्टैटिक, बिकॉज आपको पता है कि किसी जगह की आबादी जो होती है वो कोई स्टेटस, वो स्टैटिक नहीं होती है, वो बदलती रहती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। ओके, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी डेथ हुई, कितने लोगों का जन्म हुआ, कितनों का पंजीकरण हुआ, कितनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। एंड पीपल आर एट रिस्क ओनली इफ दे गेट द डिजीज, देन नो मोर डिजीज। और नेचुरली अब जैसे कोविड में भी लोगों को आप जितना भी समझाए तो लोग नहीं मास्क पहन रहे थे, क्योंकि उनको पता है। अब जैसे लोगों को किसी को लगेगा कि यार मेरे को तो वैक्सीन लगी हुई है, मेरे को तो डिजीज होनी ही नहीं है, बट उसके बावजूद भी अगर किसी को कांटेक्ट हो जाता है और डिजीज हो जाती है कोविड, तो फिर आप बोलेंगे कि पर उसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहें दूसरे से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेम कैटेगरी ऑफ लोग होने चाहिए कि जिनको कोविड नहीं हुआ है या जिनको कोविड हुआ है, और वो उनकी एज ग्रुप क्या है एज कंपेयर टू दी अदर एज ग्रुप। तो इस तरीके से आप क्या है उसको बहुत ही स्पेसिफिक कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली इंसिडेंस निकालने के हमको ये काम आ सकता है। यस, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर ओके ओके। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इन चैलेंजेस में क्या होता है? यूज अ टोटल पॉपुलेशन एज अ डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या है, अब हम किसको बोले रिस्क है? तो हाफ ओवरऑल पॉपुलेशन का आप बता दीजिए भैया देखो मेरे को तो ये लगता है कि नॉर्थ दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो भाई वो आपने कहा कि ये तो 50 लाख है, और साउथ दिल्ली की भी 50 लाख है या 52 लाख है। तो आपने कहा 52 लाख में से इतने लोगों को हुआ, क्योंकि आपके पास में हर अस्पताल का डेटा अवेलेबल था, आपके पास में सरकारी भी था, प्राइवेट भी था। तो आपने कंपैरिजन कर ले, तो आप इसमें सबसे इजीएस्ट क्या होता है कि आप टोटल पॉपुलेशन उस एरिया की गिन लेते हैं, एंड दिस गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द इंसिडेंस रेट एंड नॉट एन एक्चुअल इंसिडेंस रेट। तो आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, समथिंग। क्योंकि देखिए हर चीज आपको एस्टिमेशन के वे में ज्यादा इजी और सबसे बढ़िया होता है, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। इसी को लेके ही तो
अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी कल परसों ही वर्ल्ड बैंक के डेटा आया है, और वर्ल्ड बैंक ने अपने डेटा में बताया है कि भारत में 5.6 करोड़ लोग और गरीब हो गए, गरीबी रेखा के नीचे चले गए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो 2011 के बाद तो कोई सेंसस निकाला ही नहीं गरीबी के ऊपर, तो उनको कैसे पता चला? तो उन्होंने क्या किया, CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा उठाया, और उस डेटा के बेसिस पे उन्होंने पूरा इवेलुएट करके बता दिया। अब उनके पास में एक्चुअल डेटा नहीं है, आप एक्चुअल इंसिडेंस रेट नहीं बता, पर आप एक रफ एस्टिमेटेड है कि भाई उस टाइम पे जीडीपी श्रिंक कर गई, आज की डेट में जीडीपी श्रिंक की हुई थी, फिर इस क्वार्टर में अभी 13% के ग्रोथ हुई, बट जो पुराने वाले जो इफेक्ट हैं, बेस ईयर से जो उनके इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, रोजगार दोबारा से आए नहीं लोगों की, क्योंकि इंडिया में तो 10% लोग ही सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, बाकी के 90% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उसी तरीके से गवर्नमेंट को जब उन्होंने बताया कि भाई, गवर्नमेंट ने कहा 4.5 लाख लोग मरे, बट बाद में WHO ने बताया नहीं भाई, करीब 46 लाख लोग मरे थे कोविड के टाइम। और ओवरऑल अगर आप देखें गरीबी के आंकड़े पे, तो वर्ल्ड बैंक के पास में दूसरे सारे आंकड़े थे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो है 7% लोग गरीब हो गए, मतलब 7 करोड़ लोग गरीब हो गए। उन 7 करोड़ में से 5.6 करोड़ तो इंडिया में ही थे, क्योंकि चाइना के अंदर भी उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ जितना इंडिया के अंदर हुआ था। तो इस तरीके से आप क्या है, आपने बता दिया कि ओवरऑल जितने लोग गरीब हुए थे उसमें से ओवरऑल गया, तो आपको एक ओवरऑल इसके थ्रू यू विल गेट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक आपको टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंडली, यूज पर्सन टाइम एट रिस्क। सो इंसिडेंस डेंसिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड डिवाइडेड बाय द पर्सन टाइम एट रिस्क। तो जिस कैटेगरी के लोग, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज भी, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ अलग अलग कैटेगरी। और फिर आप देखिए कि आपने जो वो पर्टिकुलर कैटेगरी को आप कंसिडर कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को वो प्रभावित कर रहे थे, उसको हम इंसिडेंस डेंसिटी बोलते हैं। कि डेंसिटी आपको पता है कि उस पर्टिकुलर वर्ग में ये कितना डीपली पेनिट्रेटेड है। तो अगर आप उसको सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेट करने के बाद में आपस में उसको आप जोड़ देंगे, है ना। तो अब जैसे आपने निकाला कि भाई कितने लोगों को वैक्सीन हुआ था, तो आपने एक रफ आंकड़े निकाल लीजिए, वैक्सीन हुआ था, और उन वैक्सीनेटेड लोगों में से कितने लोगों को दोबारा से कोविड हुआ। तो अगर वैक्सीनेशन आपने लिया हुआ है तो हाँ, कोविड तो हुआ, बट वो इतना सिवियर नहीं था। तो यू कैन पर्टिकुलरली नो द पर्सन टाइम एट रिस्क। तो इस तरीके से आप इन प्रैक्टिकल चीजों का सोल्यूशन आप दे सकते हैं। इज इट क्लियर? इंसिडेंस रेट समझ आ गया? ओके। फिर हम आ जाते हैं प्रिविलेंस रेट में। प्रिविलेंस रेट में क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल नंबर कितना है, तो इट मेजर्स द proportion of a population with the disease during a specific period of time at any point of time। तो अब जैसे हमने बोल दिया कि भाई आज बताओ, आज के डेट में भारत में कितने गरीब लोग हैं, तो भाई नए केसेस की नहीं बोल रहा। तो लोगों ने बोला भाई आज की डेट में भारत के अंदर करीब करीब 23 करोड़ गरीब जनता है। तो आपने कहा अच्छा, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो आज की डेट में कितने हैं ओवरऑल? अब वो नए भी थे, पुराने भी थे, ठीक है ना, उन सबको मिला के ओवरऑल आज की डेट में ट्यूबरक्लोसिस, तो जो आज का जो आप रेट बता रहे हो वो पुराने और नए दोनों को मिला के बता रहे हो, जो कि आपको बेसिकली ये देगा। जस्ट अ मिनट श्यामा, वो एक मिनट जरा देखना, ये चार्ज में कर रहा हूं, एक मिनट दोबारा से एक मिनट जस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, यस। तो प्रिवलेंस हम कैसे निकालेंगे? इट इज द मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन विद अ डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट, तो हमने कहा
कि ऑलरेडी ओल्ड एंड न्यू केसेस को मिला के कितने लोगों को ऑलरेडी वो डिजीज है। ओके, तो आपने यहाँ पे दो टाइप से निकाल सकते हैं प्रिवलेंस रेट। वन इज कॉल्ड द पॉइंट प्रिवलेंस रेट, अदर इज द पीरियड प्रिवलेंस रेट। तो क्या होता है पॉइंट और प्रिवलेंस? तो मैंने कहा दो टाइप से निकाल सकते हैं, पॉइंट एंड पीरियड प्रिवलेंस रेट। तो पॉइंट प्रिवलेंस रेट क्या होता है? So it measures the proportion of a population with a disease at a particular point in time. जैसे हमने कहा, जैसे आपने कंपैरिजन किया, आपने कहा कि भाई इसी आज की डेट में स्टेट वाइज अगर हम बोलें तो कितने लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है, कितने लोगों को कोविड है, तो ये आपको एक रफ आंकड़ा दे देगा। आपको बोलेगा कि अच्छा ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम गए, हमने जाने के बाद में क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, और क्रॉस सेक्शनल स्टडी करके हमने निकाल दिया और हमने बोल दिया किस राज्य में ज्यादा ये प्रॉब्लम है, किस राज्य में कम है। तो हमने एक मोटा मोटी एक आइडिया ले लिया यहाँ पे, है ना। तो वी कम टू नो अबाउट दिस थिंग, तो हमें एक आइडिया लग जाता है। I think there's some issue with my computer. Just a minute. ओके, तो हम पॉइंट प्रिवलेंस की बात कर रहे थे। सो पॉइंट प्रिवलेंस इज मेजर्स द proportion of a population with a disease at a particular point in time. Okay, so all person with a disease at a point of time divided by the total population. तो हम उसको स्टेट वाइज ले लेंगे। तो हमने कहा कि भाई देखिए, हमने वो राज्य ले लिए जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, मध्य प्रदेश ले लिया हमने डेंसिटी वाइज ले लिया, बंगाल ले लिया, यूपी ले लिया। ओके, तो हमने कंपैरिजन किया, हमने कहा कि भाई देखिए आबादी इसमें इतनी ज्यादा है और उसके हिसाब से केस कम है, बट आबादी भी ज्यादा है और केस भी ज्यादा है, या आबादी कम है और केस ज्यादा है। तो इट इज गोइंग टू गिव अस दिस आइडिया। So point prevalence is the all persons with a disease at a point in time divided by the total population. So it is not a rate but a true proportion. Okay, सॉरी थोड़ा सा ना मेरे कंप्यूटर में कुछ वो हो रहा था। एनीवे, तो so point prevalence में you are taking the all the people with the disease at a particular point in time divided by the total population. जैसा आपने कहा कि अच्छा ठीक है कि 90s में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी और उसमें से कितने लोगों को एड्स था, आज की डेट में कितनी टोटल पॉपुलेशन, उसमें से तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो आपने बोला नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एड्स द इंसिडेंस ऑफ HIV एंड एड्स हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम मे बी 20% टू नाउ 6%। तो 14% का डिफरेंस आया। तो 14% का डिफरेंस कैसे निकाला आपने? 20 माइनस 6। ओके, तो आपने कहा दिया, और उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर, देन यू कैन इवेलुएट इट। सो ये
पॉइंट प्रेवलेंस रेट कहलाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। उसके बाद जब हमको एक बार समझ आ गया पॉइंट प्रेवलेंस, फिर हम पीरियड प्रेवलेंस रेट को समझ लेते हैं। अब पीरियड में स्पेसिफिक टाइम पीरियड बोलते हैं। पॉइंट में तो आपने टाइम पीरियड बताया कि भाई आज हमने बताया, पर पीरियड में आपने कहा कि जैसे हम जितने भी इकोनॉमिक इवैल्यूएशंस करते हैं उसमें हम बोलते हैं अच्छा बताइए पिछले 5 सालों में, जैसे 5 ईयर पॉलिसी होती थी, है ना, 5 ईयर प्लान्स बनते थे पहले, जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी तो नीति आयोग है, तो बताता था अच्छा चलिए ओवरऑल पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना था, मतलब तो हमने कहा अच्छा चलो 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से, तो आपको पीरियड वाइज वो पर्टिकुलर मिल जाता। तो ऑल पीपल विद अ डिजीज ओवर टाइम डिवाइडेड बाय द एवरेज और द मिड पॉपुलेशन इन द सेम पीरियड। तो एवरेज पॉपुलेशन कितनी थी और आपको ओवरऑल उस टाइम पे डिजीज लोग कितने थे, है ना, तो वो आपको इकोनॉमिक पैरामीटर्स में इवैल्यूएशन करने के लिए आ जाएगी कि कौन सी सरकार ने ज्यादा अच्छा काम किया, कौन से सरकार के पीरियड में इस डिजीज की रोकथाम ज्यादा अच्छे तरीके से की गई, है ना, उसके पैरामीटर्स क्या थे, कौन कौन सी चीजें, तो ये आपको पीरियड प्रेवलेंस रेट में पता चल जाता है। आलिया समझ आया बेटा? हाँ जी ओके गुड। यस अब्दुल, इज इट क्लियर? पॉइंट प्रेवलेंस रेट में और पीरियड प्रेवलेंस रेट में क्या फर्क है? ओके तो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हमें इंसिडेंस वर्सेस प्रेवलेंस में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। सो इंसिडेंस रेट इज व्हाट? इंसिडेंस रेट, व्हाट आई टोल्ड यू, इट विल ऑलवेज कंसीडर द न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज, whereas the prevalence rate will consider both the old and the new cases of a disease, and incidence rate will consider the population at risk as the denominator. इंसिडेंस रेट में मैंने आपको बताया ना कि ओवरऑल जो नए जो केसेस आ रहे हैं वो कितने हैं, तो इंसिडेंस रेट में जो पॉपुलेशन एट रिस्क है वो डिनोमिनेटर में हम लेके चलेंगे, ओके, वेयर एज प्रिविलेंस में आप ओवरऑल पॉपुलेशन को लेके चलेंगे, ओके। तो इंसिडेंस और प्रिविलेंस अलग अलग, तो इसलिए जब भी आप पॉइंट प्रिविलेंस निकालते हैं आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग सेफ्टी, मींस सैनिटेशन सेफ्टी रिगार्डिंग कोविड-19 डिजीज, तो लोग कितना अभी भी मतलब वो है सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, मास्क लगाते हैं, तो ये हम नॉलेज और एटीट्यूड को हम और उनके प्रैक्टिसेस को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस तरीके से इन सब चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं, ओके। इज इट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस वर्सेस प्रिवलेंस? Yes, sir. So relationship between prevalence and incidence rate is prevalence is directly proportional to incidence, okay। So prevalence is तो naturally जितना average duration ज्यादा होता prevalence भी ज्यादा होगा, है ना। And prevalence is basically what? Incidence multiplied by average duration। तो normally मैंने कहा कि अगर इंसिडेंस रेट बढ़ जाएगा तो नेचुरली प्रिवलेंस रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रिवलेंस तो ओल्ड प्लस न्यू को मिला के बनता है, ओके। सो इंक्रीज इन द प्रिवलेंस रेट may not necessarily may be due to increase in the incidence rate, it could be increase in average duration of the disease, okay, or due to the decrease in the death or the recovery rate। तो कुछ लोग, मैंने आपको कहा था कि डिजीज के अलग अलग आउटपुट, ये यहाँ तो डिजीज हुई थी, पर डिजीज होने के बाद में 4 आउटकम हो सकते हैं, या तो वो आदमी और बीमार पड़ गया, या वो आदमी बीमार पड़ने के बाद में ठीक हो गया, या वो आदमी की डेथ हो गई, या उसको बीमारी ठीक हो गई पर कुछ डिसेबिलिटी हो गई, ओके। सो इस तरीके से मतलब हमें देखना पड़ता है और हमको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। सो नाउ कम्स टू द मोर्टेलिटी रेट। नाउ मोर्टेलिटी रेट इज व्हाट? द सेम लाइक जैसे हमने अभी प्रिविलेंस रेट, इंसिडेंस रेट निकालने की बात की, उसी तरह मोर्टेलिटी रेट होता है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? दीज आर द रेट्स व्हिच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेथ इन अ कम्युनिटी। तो डेथ जो इतनी हो रही है उसका मैग्नीट्यूड, उसका 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 विस्तार कितना बड़ा है, कितने नंबर ऑफ डेथ। तो कोविड क्यों इतना भयंकर था? क्योंकि कोविड में एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि भाई साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब शाम में आदमी, आपने देखा कि आदमी सही सलामत था अपने अस्पताल में, वो तो सिंपली वार्ड में था, बाय द टाइम रात तक होता तो उसकी हालत इतनी बढ़ गई और सुबह उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ गया। तो आप बहुत हैरान हो गए, आपने कहा यार एक आदमी जो बिल्कुल मैं सही सलामत देख के गया था वो रातों रात कैसे इतना बीमार पड़ गया? तो क्योंकि
कोविड की जो सबसे बड़ी जो महामारी बनने या पैंडेमिक होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि इट हैज लेड टू साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गया, एक मींस डिफेंस रिएक्शन, जिसके वजह से वो बहुत तेजी के साथ में उसका फैलाव हो गया। तो जब तक जो बाकी दवाइयां नहीं आई थी या वैक्सीनेशन नहीं आई थी, इस वजह से उसमें कोविड में स्पेशली जो लोग डायबिटिक थे, जो हाइपरटेंसिव थे, इसलिए उनके केस में ये ज्यादा इफेक्ट करता था और इसलिए उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका गिर जाता था। तो आप क्या कर सकते हैं? मोर्टेलिटी रेट बेसिकली आपको एक दायरा, एक मैग्नीट्यूड बताता है कि भाई कितने लोगों का मतलब का बीमार, मतलब कितने लोग की डेथ हो रही है और 10 मिनट और की डेथ हो रही है, और उस हिसाब से मतलब उसके उसके स्पेसिफिक कॉज वाइज आप उसकी निकाल सकते हैं कि डेथ का जो कारण था वो एजिंग फैक्टर था, वो कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, या वो मेडिकल मिसमैनेजमेंट हो गया, है ना। सो लाइकवाइज यू कैन सेग्रीगेट दिस टर्मिनोलॉजी इनटू वेरियस थिंग्स। इज इट क्लियर? अब्दुल, समझ आया बेटा बात मोर्टेलिटी रेट के बारे में? यस सर। तो कॉमन मोर्टेलिटी रेट जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेक्टर में, है ना, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आवर कॉज, और तो हमको पता होना चाहिए क्रूड डेथ रेट क्या होता है, ए स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, जैसे WHO हर साल निकालती है कि भाई मतलब कॉमन कॉजेस ऑफ डेथ कौन से हैं पूरी दुनिया में, ठीक है ना। सबसे कॉमनेस्ट कॉज हार्ट डिजीज है या कुछ और डिजीज है, ठीक है ना, किसके वजह से लोगों की डेथ मतलब ग्लोबली हो रहा है। उसी तरह आप स्टेट वाइज निकाल सकते हैं, आप कंट्री वाइज निकाल सकते हैं। तो ये आपको स्पेसिफिक ये रेट्स बताते हैं। सिमिलरली आपको सेक्स स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट बताते हैं कि भाई मेल वर्सेस फीमेल की डेथ रेशियो क्या है। अच्छा, बिलो 5 इयर्स, मतलब जो नवजात शिशु जन्म ले रहा है उनमें से मतलब नवजात लड़कों की ज्यादा मौत हो रही है, लड़कियों की मौत हो रही है ज्यादा। अगर लड़कियों की मौत हो रही है तो उसके क्या कारण है? क्या हम लड़की समझ के क्या उसका मतलब हम मदर का लालन पालन ठीक से नहीं करते हैं? समाज में किस तरीके के बायस्ड अप्रोचेस हैं जिसकी वजह से ये सब हो रही है? तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की एक आपको पावर देती है। ओके, सो आप वहां पे एज स्पेसिफिक, सेक्स स्पेसिफिक, कॉज स्पेसिफिक, देन प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेशियो, फेटेलिटी रेट, मतलब बीमारी होना एक चीज होती है और उसके वजह से मृत्यु होना एक अलग बात होती है। तो आप वहां से फेटल कौन सा डिजीज कितना फेटल है, फीटल का डेथ रेट क्या है, लेस देन 5 इयर्स में कितने बच्चों की डेथ, लेस देन 1 ईयर में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। देन पेरीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना। मदर की कितनी डेथ हो जाती है, कितना नंबर या हाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मदर की डेथ का नंबर बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब है कि उसको एंटी मतलब मदर को केयर प्रॉपरली नहीं मिल रही है। और वो केयर प्रॉपरली क्यों नहीं मिल रही है? वो इंस्टीट्यूशनल केयर नहीं मिल रही है, वो घर में नहीं मिल रही है, या अब्यूज उसका ज्यादा है। सो यू कैन, तो एक बेसिकली नंबर से आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो उसके बाद में हम मेजर्स ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। तो मेजर्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? हमको बताती है, देखो डिजीज, आदमी का एक्सपोजर होना और उसको डिजीज होना। तो अब देखो, एक्सपोजर हमने 2x2 का टेबल बनाया, हमने कहा चलो जी एक्सपोजर लिख लिया कि आदमी को एक्सपोजर है या नहीं है। जैसे मान लो कि स्मोकिंग, एक आदमी स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग कर रहा है तो एक्सपोजर है यस, या एक्सपोजर नहीं है नो। और जो आदमी स्मोक कर रहा है उसके वजह से उसको कैंसर हो रहा है यस, कैंसर नहीं हो रहा है नो। तो आपने कहा एक्सपोजर यस नो, डिजीज यस नो। तो एक्सपोजर भी है और डिजीज भी हो गई है, तो एक्सपोजर यस यस बन के ये ए कहलाएगा। एक्सपोजर नहीं है पर डिजीज हो गई है ना, तो वो, तो आप देखो यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे हमने बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे डी लिखा। तो एक्सपोजर है बंदे को और डिजीज भी हो गई है, तो इसको A+C से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आदमी को एक्सपोजर था पर डिजीज नहीं हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आदमी को एक्सपोजर था और उसको डिजीज नहीं हुई, बी, तो इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A+B से। और तीसरे केस में आप देखो कि आदमी को एक्सपोजर, यहाँ पे अगर आप देखें तो यस यस,
तो यहाँ पे आदमी को एक्सपोजर नहीं था पर फिर भी डिजीज हो गई, उस केस में फिर भी डिजीज, तो फिर अगेन A+C से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और एक्सपोजर भी नहीं था और डिजीज भी नहीं हुई, तो वो आप बेसिकली C+D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसको A+B+C+D से आप इस तरीके से रिप्रेजेंट, तो आपने ABCD लिखा और आपने इस तरीके से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप एसोसिएशन बता रहे हैं। तो जैसे इसको दूसरे वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि हमने कहा किसी आदमी को टाइफॉइड हो गया और उसका विडाल पॉजिटिव आया है, विडाल टेस्ट टाइफॉइड को नापने के लिए करते हैं, तो हमने कहा चलो आदमी को टाइफॉइड था और विडाल भी पॉजिटिव आया, तो क्योंकि बीमारी थी और विडाल भी पॉजिटिव आया, ठीक है। दूसरे केस में हो सकता है कि आदमी को टाइफॉइड था पर विडाल नेगेटिव आया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे आलिया, आदमी को टाइफॉइड था, ओके, और उसका विडाल टेस्ट नेगेटिव आया है, तो क्या बोलेंगे इसको, यस आलिया, क्या बोलेंगे इसको? ओके, अब्दल क्या बोलेंगे बेटा इसको? A+B होगा। मैंने जैसे इसको, नहीं A+B तो ठीक है, मैं इसको आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, आदमी को कोविड था यस सर। और कोविड का टेस्ट भी पॉजिटिव आया, कोविड के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं हम? RT-PCR। RT-PCR। तो आपने कोविड करवाया, आप आदमी को कोविड था और टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो मतलब कोविड भी था टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके ठीक है। तो ये पहला वाला केस हो गया, एक्सपोजर भी था, मतलब उसको था और डिजीज भी यस आई, डायग्नोसिस भी यस आया, यस यस हो गया, ठीक। दूसरे केस में मैंने बोला आपको, तो A+C आपने लिख दी। दूसरे केस में बोला कि आपको कोविड नहीं था और आपका पॉजिटिव आया, कोविड एक्चुअली में आपको नहीं था भाई, चांस की बात होती है ना, ये तो टेस्ट तो आपकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, अब थोड़ी ना। तो इसको क्या बोलेंगे, आपको बीमारी नहीं थी पर टेस्ट पॉजिटिव आया, क्या बोलेंगे इसको? A+C। A+C, जी सर। इसको बोलता हूँ फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ओके 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 सर। फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे ना भाई, क्योंकि गलत आया ना टेस्ट में, तो आदमी को नहीं था पर टेस्ट में आया, तो भाई टेस्ट में आया तो आपको भैया दवाई खिला दी पर आपको तो नहीं थी बीमारी पर आपको खिला दी, ठीक। और टेस्ट में डिस्क्रिपेंसी थी। क्या टेस्ट में डिस्क्रिपेंसी थी भैया, उसने तरीके से लिया नहीं या ऐसे अपने मनगढ़ंत रिपोर्ट बना दी, वो तो ऊपर वाला ही जाने भाई, नहीं। यस सर। तीसरे केस क्या हो सकता है, आपको बीमारी नहीं थी और टेस्ट भी नेगेटिव आया, तो दो प्रोबेबिलिटी, आपको बीमारी थी और टेस्ट भी पॉजिटिव आया था, और आपको बीमारी नहीं थी और टेस्ट भी नेगेटिव आया, ओके। तो ये बिल्कुल ट्रू नेगेटिव हो गया। तो यहां से चार सूरतें हाल निकलती हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, यू गॉट द पॉइंट, ये एसोसिएशन है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव क्या हुआ, बीमारी भी थी और टेस्ट भी पॉजिटिव आया, ट्रू नेगेटिव क्या थी, बीमारी भी नहीं थी और टेस्ट भी नेगेटिव आया, यस सर। ठीक है। बट फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव मतलब बीमारी नहीं थी पर टेस्ट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आ गया। और दूसरे केस में बीमारी थी और टेस्ट नेगेटिव आया। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? बीमारी थी टेस्ट नेगेटिव आ गया। हाँ यस, ठीक है, समझ गए बात। यस तो सर। ये आपके एसोसिएशंस बताओ, तो जो 2x2 टेबल्स होते हैं ये आपके एसोसिएशंस बताने के काम आते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अब वही है, ए जो था वो एक्सपोज था, उसको डिजीज भी हो गई, बी वो था जो एक्सपोज था पर उसको डिजीज नहीं हुई, मतलब ये उन लोगों में से था जो स्मोक भी करते थे और जिनको कैंसर हो गया। बी वो लोग थे जो स्मोक तो करते थे पर उसको डिजीज नहीं हुई, कैंसर नहीं हुआ। सी वो लोग थे जो स्मोक नहीं करते थे पर फिर भी उनको डिजीज हो गई। और डी, ना वो एक्सपोज हुए ना उनको डिजीज हुई। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। तो इसको हमने कैसे समझाया, A+B एक्सपोज केसेस थे, C+D नॉन एक्सपोज केसेस थे,
A+C डिजीज केसेस थे, B+D नॉन डिजीज केसेस। तो ग्रैंड टोटल A+B+C+D। D. समझ आ गई बात? यस सर। ओके। सो अगर आप देखिए इस कैटेगरी हमने कहा A+C, अब A+C हमने कहा डिजीज कैटेगरी। देखिए यहाँ पे देखिए, इजीली आपको समझ, A+C डिजीज कैटेगरी, ठीक। और डिजीज का उल्टा क्या हो गया? नॉन डिजीज। B+D कौन हो गया? नॉन डिजीज हो गए, है कि नहीं? तो A+C डिजीज, B+D नॉन डिजीज हो गए, और वो एक्सपोजर वाला कॉलम है। C+D नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है, और A+B एक्सपोज्ड। सो A+B अगर आप यहां पे देखें तो जिनको A+B एक्सपोज थे, C+D नॉन एक्सपोज थे। क्लियर हो गई बात? तो A+B+C+D मिला के टोटल हो गई। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके। तो ये हमको जो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं इसको पता करने के लिए, उसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर। ओके, सो काई स्क्वायर टेस्ट विल गिव मी द एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं ये मैं आऊंगा, बाद में समझाऊंगा। अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। कैटेगोरिकल क्या वेरिएबल्स होते हैं? ओके, सो अब यहां से बेटा हम दो चीजें बोल सकते हैं। देखो, तो हमने सपोज मैं दो ड्रग्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा ए और बी, ड्रग ए है, ड्रग बी है, ठीक है। दोनों को मैंने कहा कि भाई ये दोनों जो हैं ये कोविड को ठीक करने के काम आ रहा है। तो अब मैं कंफ्यूज हूं कि ज्यादा अच्छी कौन से। तो मेरे पास में हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि नल मतलब दोनों बराबर है। तो मैंने कहा ए और बी दोनों बराबर है। दो ही चीजें हो सकती है, या तो दोनों अच्छी हैं या दोनों बेकार है। मतलब या तो दोनों असर करती हैं या दोनों असर नहीं करती हैं। तो अगर असर करते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ असर ज्यादा अच्छी कौन सी है, ए ज्यादा अच्छी है, बी ज्यादा अच्छी है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि दोनों ही सेम है, ठीक है। दोनों ही चाहे ये दे तो चाहे ये दे, तो बात एक ही है, वो नल हाइपोथेसिस हो जाता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? नहीं, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? ए इज इक्वल टू बी। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? ए इज इक्वल टू बी। मैंने कहा ए इज इक्वल टू बी। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया? ए इज नॉट इक्वल टू बी। दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन। तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, और नल हाइपोथेसिस हो गया ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों बराबर है। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो रो और कॉलम के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि रो और कॉलम के बीच में एसोसिएशन है। जैसा आपने अभी कहा कि एक्सपोजर और डिजीज होने में एसोसिएशन है, या दूसरा हो सकता है एसोसिएशन और डिजीज में कोई एसोसिएशन नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, चलो आज के लिए बस इतना, क्योंकि क्वाई स्क्वायर फिर मैं अगली क्लास से तुमको और समझाऊंगा, ताकि तुम एक बार थोड़ा पढ़ लेना इसको। ओके, ताकि आपको ये फॉर्मूलेज वगैरह अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एनी डाउट? तो हमने 63 स्लाइड नंबर 63 तक कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में 63 ऑनवर्ड्स करेंगे फॉर्मूलेज वगैरह। यस, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं रो कॉलम्स, इंपॉर्टेंस क्या होता है, पी वैल्यू क्या होती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा आराम से आपको समझाऊंगा, इसको थोड़ा आराम से लेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो आलिया, तुम अभी कहीं जा रही हो? हॉस्पिटल में तुमने ज्वाइन किया कभी ये कहीं अभी? Yes, sir. Sir, BL के मैथ्स. अच्छा, वेरी गुड। तो अभी कौन से डिवीजन में हो तुम बीएलके में? सर क्वालिटी में. वेरी गुड, ठीक। अभी कौन है वहां पे क्वालिटी के इंचार्ज? डॉक्टर दीपक है सर. डॉक्टर दीपक है, ठीक है, ठीक है। और अब्दुल, तुम तो जिया के साथ में ही हो अभी? आमिर, आमिर सर। आमिर के साथ, ओके ओके, ठीक। आ रहा है, समझ आ रहा है? कोई डाउट? ठीक है सब? यस सर, सब ठीक है। ओके, चलो गुड, ठीक है, ठीक है।
चलो we will wind up the class now, okay, Okay. and we'll meet next week then, okay. So go through them. इनको आराम से पढ़ना, इसको आराम से दिमाग में उतारना, ओके. बुक भी मैंने शेयर की है, स्टार्ट रीडिंग इट, तो तुम एंजॉय करोगे इसको, ठीक है. और अगर कोई भी डाउट हो तो क्लास में पूछना.